अब हम चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर के। चैप्टर नंबर 3 कहता है ग्रामीण क्षेत्र और उस पर शासन चलाना, इससे संबंधित है ये। चैप्टर नंबर पहला क्वेश्चन है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 12 अगस्त सन 1765 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो इसे नियुक्त किया था, बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो मुगल बादशाह इसमें होगा, इसमें आप जोड़ दीजिएगा शाह आलम द्वितीय। कौन होगा ये? शाह आलम द्वितीय। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका कि बंगाल की जो दीवानी है वो प्राप्त होने की जो घटना वो कहाँ घटित हुई थी? ये घटित हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में। उन्होंने एक तंबू बनाया था, मतलब समझ रहे हैं ना, जो टेंट टाइप का जहाँ पे रहने वाली, वहां पर बंगाल की दीवानी प्राप्त होने की घटना घटित हुई थी। बंगाल की दीवानी के लिए एक बड़ी घटना थी। क्या घटना थी वो? तो वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इनके लिए बंगाल की दीवानी प्राप्त करना इनके लिए बहुत बड़ी घटना थी। वहीं से उन्होंने अपने राजस्व में वृद्धि करना शुरू किया था। मैं आपको बता दूं, एक एक लाइन एनसीईआरटी है, वो ओरिजिनल एनसीईआरटी है। आपको 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी का एमसीक्यू मिल जाएगा। और मैं आपको इसके साथ बता दूं, ये 9000 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा 7905858205 पे। वहां पे आपको मैसेज करेंगे, अपना इंक्वायरी लेंगे, आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि दीवान बनने के बाद कंपनी को किस क्षेत्र में मामलों की जिम्मेदारी मिली थी? तो जाहिर सी बात है, उनको धार्मिक मामले तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको मिलेंगे प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी, उनको मिल गई थी। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कंपनी दीवान बनने के बाद भी खुद को किस रूप में मानती थी? तो वो किस रूप में मानेगी अपने आप को लेकर के? ऑप्शन आपके सामने। वो एक प्रकार से यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से आए थे और अभी भी वो व्यापार ही अपने अपने आप को व्यापारी ही मानते थे। ठीक है ना? तो इसके साथ ही हम चाहेंगे, जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सन 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से क्या आयात करती थी? तो कंपनी ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन से भारत क्या आता था? तो वो आता था सोने और चांदी। क्या आता था? सोने और चांदी। बंगाल में जो भयानक अकाल है वो कब पड़ा था? तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा सन 1770 के आसपास पड़ा था। ठीक है ना? 70 में। एक बार मैं इसको क्लियर कर लूं। हाँ सही है, सन 1770 में। अगला पॉइंट है आपका, जो ये बंगाल में अकाल पड़ा था सन 1770 में, इसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे इसमें? तो इसमें मानव की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये लगभग इसमें 1 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन 1770 के अकाल में बंगाल की जो कितनी आबादी समाप्त हो गई थी? तो बंगाल की लगभग 1/3 आबादी लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किए जाने के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन चार्ल्स कॉर्नवालिस बिल्कुल सही जवाब है। ये थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया वो उसका टाइम पीरियड सन 1793 है। सन 1793। अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 13, अनुसार किन्हें जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो दिया गया था राजा और जो तालुकदार थे उनको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 14 नंबर आपके सामने है। कह रहा है कि जमींदारों की क्या जिम्मेदारी तय की गई थी? इनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो किसानों से लगान को वसूलेंगे और कंपनी को उसका राजस्व को चुकाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जमींदारों के द्वारा चुकाई जाने वाली राशि कौन सी थी? तो जमींदार जो चुकाते थे वो राशि अस्थायी रूप से तय होती थी, वो चुकाना होता था।
यदि आपको सच में मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अपने दोस्तों के बीच में एक शेयर करके मेरा हेल्प ज़रूर करें, सपोर्ट करें। जिनको एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए, वो आपको दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7905858205। ठीक है ना? जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाते थे, उनके साथ क्या होता था? जो जमींदार राजस्व नहीं चुकाते थे, उनको उनकी जो ज़मीनें होती थी, ज़मींदारी होती थी, वो कंप्लीटली रूप से छीन ली जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर की बात करें हम, 17 नंबर कह रहा है कि राजस्व न चुका पाने वाले ज़मींदारों की ज़मीन का क्या हुआ था? तो उनकी जो ज़मीन थी वो कंपनी को नीलाम कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? कंपनी को नीलाम कर दी गई। क्लियर है पॉइंट मेरा? चलिए, अब हम आते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 28। कोई भी फालतू की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट क्लास होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़ीरो टू हीरो लेवल का बैच होगा ये पूरा। कह रहा है कि 19वीं सदी के पहले दशक में क्या परिवर्तन हुआ था? इसमें बाजार में कीमतें बढ़ी थी और खेती में विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। खेती के विस्तार से किसकी आमदनी बढ़ी थी? जब खेती का विस्तार होगा तो आप बताओ उससे लाभ किसको होगा? एक तरीके से सोचा था तो उसमें जो जमींदार थे, क्योंकि उनको खेती के ही फसल के ही अकॉर्डिंग उनको लगान लग लेना पड़ता था। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि कंपनी को भी होती थी, क्योंकि जमींदार हो दिया करते थे उससे आमदनी लेकर के और राजस्व कंपनी को भी भेजते थे। तो प्रॉफिट तो दोनों का होगा, लेकिन हम ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी जमींदार को देंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब आते हैं हम 20 नंबर की तरफ। गाँव के किसानों को एक अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कैसी लगी थी? इन्होंने किस प्रकार से सोचा? इनको दमनकारी रूप से इनको सोचे कि ये दमनकारी है, अच्छा नहीं है। गाँव के किसानों की ये व्यवस्था कैसी लगी थी? तो गाँव की ये व्यवस्था दमनकारी लगी थी। अच्छा, 2 बार हो गया है। अगला पॉइंट। अगला है 22 नंबर कि किसानों को लगान चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था? तेल भैया पैसा नहीं होते थे, तो गांव के जो महाजन होते थे, महाजन का मतलब कि जो पैसे कर्ज देते थे, वो क्या करते थे? उनसे उला करके अपने कर्ज को लेते थे। तो महाजन से क्या होता था? उनको कर्ज लेना पड़ता था। 23 नंबर की तरफ आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसान अगर लगान नहीं चुका पाता था तो क्या होता? तो उसकी जो पुश्तैनी ज़मीन होती थी उससे उसको बेदखल कर दिया जाता था। मतलब उसका उसका जो हक होता था उसको हक से हटा दिया जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, बट क्वेश्चन दूसरा है। कह रहा है कि किसानों को लगान चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था? तो उनको महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगला पॉइंट ये रिपीटेड है, यहाँ से देखें। 2025 से देखें कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के अधिकारियों को क्या महसूस हुआ? उनको ये महसूस हुआ कि उनको अपने इस अस्थायी बंदोबस्त को और ही मजबूत करना चाहिए। क्लियर है? अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा कि कंपनी अस्थायी रूप से तय राजस्व से क्यों परेशान थी? इसलिए परेशान थी क्योंकि उनको इससे ज़्यादा अधिक पैसे चाहिए। क्या चाहिए? इससे ज़्यादा अधिक पैसे चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए किसने नई व्यवस्था को तैयार किया था? तो ये तैयार किए थे आपके कौन थे? इसमें हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी। अब है कि महलवारी जो व्यवस्था है वो कब लागू की गई है? तो महलवारी जो व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलेगा 1822 में। क्लियर है? हॉल्ट मैकेंजी इसके जनक माने जाते हैं, इसलिए हॉल्ट मैकेंजी का नाम आ रहा है इसमें। हॉल्ट मैकेंजी जो है, इनका विश्वास किस पर था? इनका विश्वास किस पर था? इनका विश्वास था कि जो गांव को सामाजिक संस्था के रूप में बचाने पर। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है कि हॉल्ट मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने क्या किया था? उन्होंने गांव-गांव जाकर जमीन की जांच की थी और खेती को मापन किया था। ऑप्शन नंबर बी। 30 के बाद 31st नंबर क्वेश्चन है। 31st नंबर क्या कह रहा है कि गांव कलेक्टरों ने गांव के किन पहलुओं का लेखा जोखा तैयार किया था? उन्होंने सबसे पहले जमीन का, उसके बाद खेत का और वहां के रीति रिवाजों का लेखा जोखा तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर किसका निर्धारण किया गया? निर्धारण ये किया गया कि हर गांव
या महाल से वसूल होने वाले राजस्व को, इसका निर्धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि माहलवारी व्यवस्था की एक विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि जो राजस्व में समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश थी। ऑप्शन नंबर बी। माहलवारी बंदोबस्त में राजस्व वसूली की जो जिम्मेदारी है वो किसे दी गई है? तो महाल का मतलब होता है किसान। क्या होता है? महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब तो जब गांव का जो मुखिया होता था उनको, यानी जो गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है ना? महाल का मतलब किसान होता है, वहां की जिम्मेदारी वहां के मुखिया को दी गई। कह रहा है कि एक इस नई व्यवस्था को अन्य से क्या नाम दिया गया? तो इसी को हम माहलवारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में कौन सी एक नई व्यवस्था लागू की गई थी? ये व्यवस्था थी रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दें। कह रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था को सबसे पहले किसने आजमाया था? तो ये आजमाने वाले थे कौन? अलेक्जेंडर रीड। सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने इसको थोड़ा सा आजमाया था। अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ आजमाई थी? उन्होंने मद्रास के कुछ इलाकों में इसको आजमाया था। अगला पॉइंट है 39 नंबर कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय है वो टॉमस मुनरो को जाता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था अंततः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ये आपकी लागू की गई थी दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। रीड और मुनरो का मानना था कि दक्षिण भारत में क्या नहीं थे, वहां पर परंपरागत आपके जमींदार नहीं थे। 42 नंबर की बात करेंगे हम कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व बंदोबस्त किससे अपनाया गया था? तो रैयत का मतलब होता है किसान और महाल का मतलब होता है मुखिया। मैंने वहां पे गलत बोला था। तो रैयत का मतलब होता है किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व बंदोबस्त किससे अपनाया गया था? वहां के किसानों से, यानी वहां के रैयतों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार राजस्व आकलन से पहले क्या किया जाता था? आप एक बार ना प्रयास करेंगे क्वेश्चन को पॉज करके करने का, उसके बाद से मैं तो उत्तर दे ही रहा हूं आपको। देखिए, तो इसमें क्या किया था? उन्होंने खेतों को सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को किसानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? व्यापारियों की तरह या राजा की तरह शासन करना चाहिए, पिता की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए। देखिए, मुनरो का मानना था कि उनको पिता की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। 45 देखते हैं हम। कह रहा है कि 18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन दो फसलों पर जोर दिया था? ये बताइए, 18वीं सदी में आकर के वहां पर अफीम, क्या अफीम और जो नील की खेती थी ना, उसमें इनको ज्यादा दिलचस्पी बढ़ी थी और इन पे ज्यादा जोर दिया था। अगला पॉइंट की बात करें हम, अंग्रेजों ने बंगाल में मुख्यतः किस फसल पर जोर दिया? तो सबसे ज्यादा अच्छा होता था वहां पे पटसन। तो पटसन पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी। असम में अंग्रेजों ने कौन सी फसल की खेती कराई थी? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किए हैं, वरना ऐड करते तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते। तो आपको अलग अलग क्लासेस देखेंगे ना, अलग अलग आपका स्पीड, मतलब कि क्या होगा, उस क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 8 का है, क्लास 9th में जाएंगे, क्लास 10th में, क्लास 11th में, 12th में, सबका अलग अलग क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको एक ही क्लास में सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी। मैंने जीरो टू हीरो लेवल इसी का नाम दिया है कि आपको छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक पहुंचना। हालांकि असम में कौन सी फसल की खेती कराई थी? असम में आपको पता है, असम में चाय बागान होते थे, यानी चाय की खेती कराई जाती थी। 47 के बाद से 48 नंबर आपके सामने। संयुक्त प्रांत है, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने किसानों से कौन सी फसल उगवाने पर जोर दिया था? तो संयुक्त प्रांत में आपको पता है कि यूपी में गेहूं, गन्ना, ये बहुत अच्छे रूप में आज भी उत्पादन होता है। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें गन्ने पर जोर दिया था। यह खाद्यान्न फसल थी। कह रहा है कि भारत में नील का जो पौधा है वो किस प्रयोजन के लिए उगाया जाता था? तो एक प्रयोजन इसका क्या था? इसको कपड़ा रंगने के लिए। अगला है, भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत कब बना था? स्रोत कब था?
तो ये आपका आंसर मिलेगा। 19वीं सदी के आसपास की बात है ये। कह रहा है कि ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल हुआ जो रंग है वो संभवतः किससे तैयार किया गया था? ये जो तैयार किया गया था वो आपके भारत में जो उगाए गए नील के पौधों से। कहाँ से? भारत में जो उगाए गए नील के पौधों से ये रंग तैयार किया गया था। नील का जो पौधा है वो मुख्य रूप से किस प्रकार के इलाकों में उगता है? ये उगता है आपका नील का पौधा उष्णकटिबंधीय की शीतोष्णकटिबंधीय। नील का पौधा देखिए भारत की बात करेंगे हम ना, तो भारत में तो आपको उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही मिलेगा देखने को। लेकिन वहीं एक और बोर्ड नाम का पौधा जो था, जो इंग्लैंड में उगता था, वो शीतोष्ण मतलब ठंडे इलाकों में वहाँ पे देखने को मिलता था। अगला पॉइंट की हम बात करें, देखिए मैं आपको ना एक-एक लाइन का जब आप बुक ओपन करेंगे और मिलाएँगे मेरे क्वेश्चंस को, तो आपको लाइन बाय लाइन के एमसीक्यू मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या है, मेरा मतलब ये है कि यदि आप बुक नहीं भी पढ़े हैं ना और एमसीक्यू फॉर्मेट देखते हैं, तो आपका पूरा का पूरा बुक कंठस्थ होगा। हाँ, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कहीं गलतियाँ हो गई हों, जहाँ डाउट हो एक बार गूगल ज़रूर करके देखें, ठीक है ना? गलतियाँ तो बहुत लोगों से होती हैं, मैं तो बहुत छोटा एजुकेटर हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान दें। अगला पॉइंट है 53 नंबर है कि 13वीं सदी तक यूरोप के कौन-कौन से देश भारतीय नील का उपयोग कपड़े रंगने में करते थे? तो ये जो देश थे वो कौन से थे? ये थे आपके इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करेंगे। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है। वहाँ पे आपको फ्री क्विज़ेज़ कराए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है 13वीं सदी में 13वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की स्थिति क्या थी? भारतीय नील की स्थिति ये थी, ये बहुत सस्ती और अधिक मात्रा में उपलब्ध थी। यही होगा ना? ये बहुत कम मात्रा में पहुँचती थी और बहुत महँगी थी, सस्ती बिल्कुल नहीं थी, ये महँगी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है आपका 55 नंबर, कह रहा है कि भारतीय नील की जो ऊँची कीमत के कारण यूरोप के कपड़े रंगने के किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? तो वहाँ पे मैंने बताया आपको, वहाँ पे वोड नाम का पौधा था। ऑप्शन नंबर बी, इस बात को याद रखिएगा। वोड जो पौधा है वो किस प्रकार के क्षेत्र में उगता है? मैंने आपको बताया ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण क्षेत्र है, मतलब ठंडे इलाकों में उगता है। अगला पॉइंट है 57 नंबर कि यूरोप के किन हिस्सों में वोड का पौधा उगाया जाता था? ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर है 58 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने कि जो वोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर किस बात का दबाव डाला था, कि उन्होंने इस बात का दबाव डाला था कि आपको नील का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, आपको नील का मतलब नील के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए या नील का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसका जो सही ऑप्शन है, उसका सही आंसर है वो है बी। यानी उन्होंने कहा था कि आप नील के आयात पर पाबंदी लगाएंगे, जिससे आपका जो ऊँट के उत्पादक हैं वो हमारे लोगों तक पहुँच सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े रंगने वाले जो नील हैं, नील को वोट से अधिक क्यों पसंद करते थे? क्योंकि नील से चमकदार नीला रंग मिलता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 60 नंबर, कह रहा है कि 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकारों को किस बात के लिए राजी किया था? उन्होंने किस बात के लिए राजी किया था? तो ये है कि नील के आयात पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए। 61 नंबर है कि जो कैरिबियाई द्वीप समूह है, उसमें स्थित एक सेंट डोमिंग्यू है, उसमें नील की खेती कौन करता था? ये कौन करता था नील की खेती? ये करने वाले फ्रांसीसी थे। कौन थे? यानी जो सेंट डोमिंग्यू है, जो आपकी कैरिबियाई द्वीप समूह है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और वहाँ पे जो नील की खेती कराता था या करता था, वो फ्रांसीसी थे। ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी थी? इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कपड़े की जो रंगाई होती थी ना, वो नील से ही होती थी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय नील की मांग इसलिए बढ़ी थी क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ था, इसलिए। और कपड़ा की रंगाई तो नहीं हो सकती है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं बोला सकता है। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण बढ़ा था। 63 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, बिल्कुल, ये सही जवाब है इसका। ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी यानी हम मुझे नहीं लगा था कि इसमें ऑप्शन डी है। इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त सही इसके आंसर होंगे। अब आते हैं हम आपको 63 के नंबर ले की तरफ। कह रहा है कि 1783 में
83 से लेकर के 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन कितना रह गया था? तो ये जो रह गया था वो मात्र आधा रह गया था, ऑप्शन नंबर बी। सन 1780 के दशक में ब्रिटेन के रंगरेज नील की आपूर्ति के लिए किस स्थिति में थे? वे रंगरेज का मतलब कि रंगने के लिए किस स्थिति में थे? तो इनकी स्थिति जो थी वो नए स्रोत की तलाश में बेचैन थे। ठीक है ना? सेंट डोमिंगो में आपको कैरिबियाई द्वीप समूह है, उसमें 1791 में किसने बगावत किया था? तो बगावत करने वाले पता है वहां पर नील की खेती फ्रांसीसी कराते थे। तो उसमें जो बगावत किए थे वो बगावत करने वाले में अफ्रीकी जो गुलाम थे उन्होंने किया था। कह रहा है कि सेंट डोमिंगो में जो बगावत है वो कब देखने को मिली थी? वो मिली थी आपको सन 1791 में, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा सही। अगला क्वेश्चन है, सेंट डोमिंगो किस देश का उपनिवेश था? मैंने आपको इसके जस्ट पहले भी बताया था, ये किसका उपनिवेश था? ये फ्रांस का था, क्योंकि फ्रांस वहां पर अपना दबदबा बनाए रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है ना, मौसम भी बहुत डिस्टर्ब है, तो प्लीज आप लोग अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। अगला देखें, सेंट डोमिंगो में मुख्यतः किन फसलों की खेती होती थी? अभी मैंने अब बताया था आपको कि वहां पर नील की खेती फ्रांसीसी के लोग कराते थे, फ्रांसीसी कराते थे। तो यहाँ पे नील और चीनी दोनों खेती होती थी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 69 नंबर की तरफ। सन 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में क्या समाप्त कर दिया था? उन्होंने अपने उपनिवेश में किस बात का? तो ये था दास प्रथा, उन्होंने दास प्रथा को अंत किया था। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा समाप्त होने से जो कैरिबियाई द्वीपों में किस खेती पर असर पड़ा था? तो ये पड़ा था नील की खेती पर, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में भारत के किस क्षेत्र में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी? तो ये आपको पता है बिहार और बंगाल दोनों थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो था वो बंगाल था, ऑप्शन नंबर बी। सन 1788 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का जो हिस्सा है वो लगभग कितना था? तो भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, ऑप्शन नंबर बी। एक तिहाई हमने बात ही किया था पहले। 1810 तक ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का जो हिस्सा है वो कितना हो गया था? तो भारतीय नील का हिस्सा लगभग आपको देखने को मिलेगा 60 नहीं है, 70 भी नहीं है, 85 भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पॉइंट क्या है? हाँ, 95%, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला पॉइंट है कि जो नील के व्यापार के फैलाव के साथ कंपनी के अफसरों ने क्या शुरू किया था? तो कंपनी के अफसरों ने सरकारी नौकरी को छोड़कर नील के कारोबार में लगना शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट है आपका कि भारत में नील के बागान लगाने के लिए सबसे अधिक कौन लोग आए? सबसे अधिक कौन लोग आए थे? तो वो थे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग आए थे। अगला पॉइंट की हम बात करें, अगला पॉइंट देखिए, 76 नंबर की तरफ पढ़ते हैं कि जिन लोगों के पास नील के पैदावार के लिए पैसे नहीं था उन्हें कर्ज कौन देता था? तो जो स्थानीय जमींदार होते थे वो देते थे। नील की खेती के दो प्रमुख तरीके कौन थे? तो इसका दो तरीका था, एक नीज था और दूसरा रैयती था, ऑप्शन नंबर ए, नीज और रैयती। 78 नंबर है कि नीज की खेती की व्यवस्था में नील का उत्पादन कौन करता था? तो जो बगान का मालिक था और अपनी जमीन पर करता था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला पॉइंट है 79 नंबर। 79 देखते हैं। 79 नंबर कह रहा है कि जो बगान मालिक है वो नील की फैक्ट्री के लिए आसपास जमीन कैसे लेते थे? वे जमीन पट्टे पर लेते थे। क्या? पट्टे पर लेकर के। पट्टे का मतलब होता है कि कुछ पैसे देते थे उनको और बोल देते कि आपको इतने दिन के लिए इतना मुझे दे दीजिए, इसमें आपको जो उगाना होता था उगाते थे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नील की खेती के लिए मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती थी?
जब किसान धान की खेती में व्यस्त था। नील की कटाई भी उसी समय होती थी जब धान की फसल की कटाई होती थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से अब ये बोल सकते हैं कि नील के उत्पादन के समय में धान की फसल भी उगाते थे। परेशान किसान इसलिए भी होते थे कि उनको अपने खाद्यान्न फसलें ज़्यादा दिखती थी, क्योंकि उनको नील की ज़रूरत तो थी नहीं। भाई खाने के लिए तो अनाज चाहिए ना, कि नील चाहिए। इसलिए ये ज़्यादा विद्रोह और भी ज़्यादा रूप से पकड़ लिया था। और नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसमें संसाधन लगा लेते थे, तो फिर उनको धान की कटाई उनको समय से नहीं कर पाते थे। कह रहा है कि 1 बीघा नील की खेती के लिए कितने हलों की ज़रूरत पड़ती थी? तो 1 बीघा नील की खेती के लिए इसमें लगभग आपको 2 हल चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन हो, तो उसे कितने हलों की ज़रूरत पड़ती थी? तो यह 1000 हो तो वहाँ पे आप मिला सकते हैं, कितना होगा? इसमें आपको 1000 होगा, ठीक है ना? अगला पॉइंट है, 1 बीघा के लिए 2 हल, तो 1 हेक्टेयर के लिए 2000 होगा ना? ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा इसका, 82 का। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 19वीं सदी के अंत तक नीज खेती के तहत नील की खेती का क्षेत्रफल कितना था? ये लगभग 25% से भी कम था। ठीक है। 84 नंबर, रैयती व्यवस्था के तहत जो बगान मालिक थे वो रैयतों के साथ क्या करते थे? क्या करते होंगे भैया? इसमें अनुबंध यानी सट्टा जिसको बोलते हैं, उसके साथ सट्टा करते थे। ऑप्शन नंबर अनुबंध करते थे। रैयत व्यवस्था में गांव के मुखियाओं की क्या भूमिका होती थी? उनकी भूमिका ये थी कि वो रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए उनको बाध्य किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है आपका 85 हो गया। 86 की तरफ बढ़ते हैं कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले जो रैयतों को क्या सुविधा मिली थी कि उनको कम ब्याज दर पर नकद कर्ज मिल जाता था। मतलब ब्याज दर कम होती थी और उनको नकद नकद मतलब हाथ में ही तुरंत पैसे मिल जाते थे। रैयत व्यवस्था में रैयत को अपनी जमीन अपनी कितनी जमीन नील की खेती करनी होती थी, लगभग कितने परसेंट होते थे जिन पर उनको नील की खेती करनी पड़ती थी? ये था 1/4, जिनको मतलब कि 25% बोल सकते हैं इसको। 25% पर उनको नील की खेती होती थी। ठीक है ना? वैसे इनको तो 3 कटिया पद्धति कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। करा कि बगान मालिक रैयतों को क्या-क्या मुहैया कराते थे? तो उनको बगान को बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। ठीक है? अगला पॉइंट आपके सामने है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी तैयार करने की और बीज बोने और फसल की देखभाल का जिम्मा किसके पास होता था? ये जिम्मा होता था बगान मालिकों के पास। ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील की जो जड़ें हैं, वो जड़ों की विशेषता क्या थी? कि ये विशेषता ये थी कि ये मिट्टी की गहराई में जाते थे और जाकर के सारी उनकी जो ताकत थी, उनके न्यूट्रिएंट्स थे, वो खींच लेते थे, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति घट जाती थी और अगली फसल नहीं हो पाती थी। इसलिए किसान और परेशान थे। नील की खेती के बाद से उसी खेत में धान की खेती क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि मिट्टी की ताकत क्या हो जाती थी? तो खत्म हो जाती थी। ऑप्शन नंबर बी। नील गांव आमतौर पर कहाँ स्थित होते थे? तो नील गांव जो आमतौर पर ना बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे कि उनको वहां से काम करने आसान होते थे। 92 नंबर है कि कटाई के बाद से नील के पौधे को कहाँ पहुंचाया जाता था? तो उनको कारखानों के स्थित जो हौद थे यानी वॉट्स थे, उसमें पहुंचाया जाता था। रंग बनाने के लिए कितने कुंडों की आवश्यकता होती थी? लगभग उसमें 3 या 4 कुंड होते थे। पहले कुंड का जो काम होता था, वो क्या होता था? पहले कुंड का काम आप कल पहले जो कुंड था उसका काम क्या था? इसका काम था कि उसमें पहले किण्वन करना, मतलब स्टीपर करना, किण्वन करना, ठीक है ना? पहले हौद में नील की पत्तियों को कैसे तैयार किया जाता था? उनको गर्म पानी में कई घंटों तक डुबा करके रखा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। प्रोसेस पूछ सकता है, भैया आपने नील की खेती पढ़ा है, तो किस प्रकार की नील की खेती होती है? तो उसमें भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला पॉइंट है, किण्वन प्रक्रिया के दौरान कब पता चलता था कि पौधे तैयार हैं? जब उसमें बुलबुले उठने लगते थे। कब? जब उनमें बुलबुले उठने लगते थे, पता चल जाता था। अगला पॉइंट है कि दूसरा हौद जो होता था वो किसके लिए होता था? जो दूसरा हौद होता था वो द्रव्य को छानने
और हिलाने के लिए होता था, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा जो हौद है वो पहले हौद के संबंध में कहाँ होता था, तो उनके बराबर होता था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। नहीं नहीं, उनके नीचे था वो, बराबर में नहीं था, उनके नीचे होता था, दूसरा हौद पहले हौद के नीचे रखा जाता था। अब कह रहे हैं नील के मजदूरों को कितने समय तक नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था, तो उनको लगभग 8 घंटे से भी ज्यादा। कब? 8 घंटे से ज्यादा उनको वहां पे रहना पड़ता था, ये भी बहुत परेशानी की ही बात थी। 100 नंबर की तरफ आते हैं कि दूसरे हौद में पैडलों से क्या किया जाता था, तो पैडलों से उनको क्या किया जाता था कि घोल को हिलाया जाता था और खंगाला जाता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 101 नंबर। कह रहा है कि जब घोल हरा और फिर नीला हो जाता था तब क्या डाला जाता था, तो उसमें चूने के पानी को डाला जाता था, ऑप्शन नंबर बी। नील की पपड़ियाँ कहाँ जम जाती थी, तो नील की पपड़ियाँ जो होती वो हौद के ऊपर या हौद के बीच में या अलग बर्तन में कहाँ होती थी, तो ये आपको देखने को मिलती है हौद के नीचे, यानी नीचे पार्ट में आकर के जम जाती थी। नील की गाद या लुगदी को किस कुंड में डाला जाता था, तो इसको डाला जाता था निथारण निथारण वाले कुंड में। ये जो नहीं होता आपका, अब जो प्रयोगशाला विधि है ना बताई गई है, मैंने वहां से क्वेश्चन को जनरेट करके निकाला है। नील की जो लुगदी है उसको निचोड़ने के बाद से क्या किया जाता था, उनको सुखा करके बिक्री के लिए तैयार किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है पॉइंट? 105 नंबर। उत्पादन की आखिरी व्यवस्था में नील की जो लुगदी के साथ क्या किया जाता था, तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसमें सांचों में डालकर के उसको दबाया जाता था और दबा करके उनको काटा जाता था। अगला पॉइंट, नील के टुकड़ों पर क्या किया जाता था, तो उन पर एक मुहर लगाई जाती थी, ऑप्शन नंबर ए। 107 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने क्या करने से मना किया था, उन्होंने कर चुकाने से, यानी लगान देने से या कर चुकाने से। तो इसका जो सही आंसर है वो है लगान देने से उन्होंने मना कर दिया था। 108 नंबर है। कह रहा है कि 1859 की सर्दियों में नील विद्रोह के समय किसने इलाकों का दौरा किया था, तो ये 1859 की बात है। इसमें जो दौरा करने वाले इंसान थे वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि ईडन का जो उद्देश्य था वास्तव में क्या था, उद्देश्य था कि किसानों को शांत करना है और उनकी स्थिति को नियंत्रित करनी है, ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर की तरफ है, क्वेश्चन का लास्ट है ये चैप्टर। कह रहा है कि नील उत्पादन की जांच के लिए किसका गठन हुआ था, तो नील की उत्पादन के लिए किस कमेटी का गठन होता, आप देख सकते हैं इसका जो सही कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, इसमें आपका जो हुआ नील आयोग, कौन सा आंसर सही होगा इसका, नील आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, आदिवासी डीकू और आपका स्वर्ण युग की परिकल्पना। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन, 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में किस व्यक्ति को घूमते देखा गया था, तो बिरसा को देखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। लोगों का मानना था कि बिरसा के पास कौन सी शक्तियां थीं, तो इनके पास किस प्रकार की चमत्कारी शक्तियां थीं इनके पास। बिरसा के बारे में लोगों का क्या विश्वास था, उनको विश्वास था कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा और आज़ादी करने के लिए भेजा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है, बिरसा किन जाति जनजातीय समूह से संबंधित था, तो सब लोग जानते हैं ये मुंडा से समुदाय से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि बिरसा के अनुयायियों में कौन कौन यानी किन किन जातियों के लोग शामिल थे, उसमें से मुंडा, संथाल और उरांव, ये तीनों लोग शामिल थे। 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि जो बिरसा के जो अनुयायी थे उन्हें किस रूप में मानते थे, उन्हें अपने भगवान के रूप में मानते थे, ऑप्शन नंबर आपका बी। 7 नंबर है, बिरसा के समय में आदिवासी किन कारणों से परेशान थे, ये परेशान थे अंग्रेज के शासन से और उनकी और उसके बाद से उनमें जो सामाजिक बदलाव हुए थे उनसे ये परेशान थे। झूम की खेती को और किस नाम से जानते हैं, तो झूम की खेती को हम घुमंतु कृषि के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि झूम की खेती आमतौर पर कहाँ की जाती है, ये आमतौर पर जंगलों में
और छोटे-छोटे भूखंडों पर की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झूम की खेती करने वाले जो किसान थे, वो पेड़ों के ऊपरी हिस्से में क्यों काटते थे? इसलिए काटते थे क्योंकि उनको जमीन तक धूप पहुंचाने थे। ठीक है। 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम। कह रहा कि झूम की खेती में जलाकर साफ की गई जो घास फूस की राख है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता था जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो पाया जाता था उसमें पोटास होता था। कौन सा? पोटास। 12 नंबर हमारा कह रहा है, उड़ीसा के जंगलों में जो रहने वाला कौन सा समुदाय शिकार और संग्रह पर निर्भर था? तो ये था आपका खोड़ समुदाय, ऑप्शन नंबर सी। खोड़ समुदाय के लोग शिकार के लिए कैसे निकलते थे? ये एक प्रकार के टोलियां निकल के, मतलब ग्रुप बना करके निकला करते थे। अगला पॉइंट, खोड़ समुदाय जंगलों से क्या खाते थे? तो जंगलों से, भाई जंगल में उनको क्या मिल सकते हैं? तो उनको फल और उनकी जड़ें मिलती थी, खोड़ समुदाय के लोग। खाना पकाने के लिए जो खोड़ लोग हैं वो किसका तेल का इस्तेमाल करते थे? तो इसमें आपका साल और महुआ के बीजों के तेलों का उपयोग करते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम व कुसुम व पलाश के फूल चाहिए होते थे, तो वे किससे लेते थे? तो वे खोड़ जाति के जो समुदाय के लोग, इनको ये प्रोवाइड कराते थे। मध्य भारत का जो बैगा समुदाय है, उसका रुख दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रति कैसा था? तो दूसरों के लिए जो काम का उनका जो है, वो है काम करने से वो कतराते थे, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर है, जो बैगा है बैगा खुद को क्या मानते थे? तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। बैगाओं के लिए मजदूरी करना क्या माना जाता था? तो बैगाओं के लिए मजदूरी करना वो अपमान की बात मानते थे, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर है, व्यापारियों और महाजनों ने आदिवासियों पर किस प्रकार से प्रभाव को डाला? उन्हें कर्ज दिया और गरीबी में उनको फंसा दिया था, ऑप्शन नंबर बी। व्यापारी और महाजन आदिवासियों को कैसे दिखाई देने लगे थे? तो ये दिखाई देने लगे थे किस प्रकार के रूप से? ये बाहरी शैतान के रूप में दिखाई देने लगे थे। अगला है 22 नंबर, बहुत सारे आदिवासी समूह अपनी जीविका किस कार्य से भी चलाते थे? तो ये चलाते थे आपके किस कार्य से चलाते थे? क्या खेती करके या जानवर पाल करके? तो ये खेती करते थे आदिवासी समूह, ठीक है ना, खेती करना शुरू कर दिए थे अपनी जीविका में। वन गुज्जर और लबाड़िया समुदाय मुख्य रूप से क्या पालते थे? तो वन गुज्जर और लबाड़िया, ये जो समूह है वो एक गाय और भैंस को पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग कौन कौन थे? वो गरड़िए थे या शिकारी थे? तो ये गरड़िए होते थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के बकरवाल कौन से जानवर पालते थे? तो ये जो बकरवाल होते थे, वे कश्मीर के वो बकरियां पालते थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बेवड़ शब्द का प्रयोग राज्य में घुमंतू खेती के लिए किया जाता था। तो जो बेवड़ है वो मध्य प्रदेश के घुमंतू लोग थे, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। नीसी आदिवासियों के घर किस प्रकार के सामग्री से बने होते थे? तो जो नीसी थे, इनके जो घर होते थे वे देखते हैं अगला ऑप्शन, इनके जो घर थे ना, वो लकड़ी के लट्ठों यानी लड़ों से बनते थे, लकड़ी के लट्ठों से बनते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले किस प्रकार की खेती करने लगे थे? ये खेती करने लगे थे अस्थाई खेती, झूम खेती बंद कर दिए थे। अस्थाई खेती करने वाले जनजातीय लोग क्या करने लगे थे? तो वे हर साल जगह को बदलना बंद कर दिए थे। बिल्कुल, ये बात तो हट गया। हलों का इस्तेमाल, क्या करना? हलों का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया था। कह छोटा नागपुर के मुंडाओं में कि जो समुदाय थे वो जमीन की संपत्ति मानते थे। कह रहे कि समुदाय में जमीन किसकी संपत्ति मानते थे? तो क्या पूरे राजा की संपत्ति मानते थे? किसकी संपत्ति मानते थे? तो बिल्कुल सही जवाब है, ये पूरे कबीले की संपत्ति, जो उनके पास पूरे कबीले होते थे, वो कबीले की संपत्ति मानते थे। जो मुंडा समुदाय में जमीन पर बराबर का हक किसका होता था? उसके जो सभी सदस्य थे उनका सबका होता था, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर है, ब्रिटिश अफसरों के अनुसार
आदिवासी समूह सभ्य माने जाते थे। सभ्य कौन से माने जाते थे? जो एक जगह ठहर कर खेती करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला पॉइंट 33 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर है कि अंग्रेजों की नज़र में जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी थे वे कैसे माने जाते थे? तो वे जंगली और बर्बर माने जाते थे। आदिवासी मुखियाओं को ब्रिटिश शासन के तहत क्या देना पड़ता था? तो ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी जो मुखिया होते थे उनको नजराना देना पड़ता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है आपका 35 नंबर। आरक्षित वनों में लोगों को क्या क्या करने की अनुमति नहीं थी? उनको देखिए, उनको जंगल में घूमने की अनुमति नहीं थी। ठीक है ना। अब इसमें क्या करने की क्या क्या देता, तो बहुत सारी चीजें थी। अब इसमें केवल क्या की बात, ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको जो झूम की खेती होती थी या शिकारी, ये बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आरक्षित वन घोषित होने से झूम के काश्तकारों को क्या करना पड़ा था? उनको दूसरे इलाकों में काम की तलाश में जाना पड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर है, अंग्रेजों को रेलवे स्लीपर्स के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती थी? तो उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। रेलवे स्लीपर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि रेल के इंजन के हिस्से नहीं होते हैं ये, जो आपके स्लीपर्स मतलब जो लकड़ी के बनाए जाते थे एक प्रकार से। ये लकड़ी के तख्ते जिन पर पटरियां बिछाई जाती थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है, आप देख रहे हैं अंग्रेजों ने वन मजदूरों की समस्या का समाधान कैसे किया? ये है झूम के काश्तकारों को वन गांव में बसाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, यह पंक्तियां किस जनजाति के गीत से ली गई है? ये है आपका जो बैगा लेक थे उनके। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल नामक एक पुस्तक है, उस किसने लिखा था? तो ये लिखे थे वेरियर एल्विन और सामराव हिवाले ने लिखा था। अगला पॉइंट है, बैगा आदिवासियों के गीतों में किस बात की शिकायत की गई थी? अंग्रेजी शासन की कठिनाइयों की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। असम में 1906 में औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? इसमें एक संग्राम संगमा थे, उन्होंने विद्रोह किया था। अगला पॉइंट है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में कैसी मांग थी? बहुत ज्यादा मांग थी, इनकी बहुत अधिक मांग थी। हजारीबाग के पास आसपास रहने वाले जो लोग थे वो कौन से जनजातीय समूह के रेशम के कीड़े पालते थे? ये थे आपके संथाल। कौन थे? संथाल। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये मुंडा होना चाहिए, है ना। ये इसका सही आंसर है, वो मुंडा समुदाय के जो थे जनजातीय समूह के, उसमें कीड़े पालते थे वो रेशम के। 1000 कृमि कोषों के लिए रेशम के उत्पादकों को कितने रुपए मिलते थे? तो ये जो रुपए थे बहुत कम कीमत थी इसकी, ये मात्र 3 से 4 रुपए थे। रेशम के कृमि कोषों को हजारीबाग से कहाँ भेजा जाता था? तो इनको गया या बर्दवान भेजा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निर्यातकों और रेशम के उत्पादकों के बीच में कौन सी कड़ी काम करती थी? तो इसमें एक बिचौली, जिसको हम बोलते हैं दलाल, ये काम करते थे। 1920 के दशक में जो झरिया है और रानीगंज का जो कोयला खदानों में लगभग कितने प्रतिशत खनिक आदिवासी थे? इसमें आपको देखने को मिलेगा कितने प्रतिशत, तो इसमें लगभग आपको 70% थे। 1920 के दशक में कोयला खाद्यान्नों में हर साल लगभग कितने मजदूर मारे जाते थे? तो ये लगभग देखने को मिलते हैं 3000 के आसपास। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी के आखिरी में किन उद्योगों में भारतीय आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था? तो ये था चाय बागान और खनन उद्योग। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में मजदूरों को किसके माध्यम से भर्ती किया जाता था? तो ये जो किया जाता था, ये था आपका अ, ठेकेदार के माध्यम से नहीं, अफसरों के, मुखियाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से?
मुखियाओं के माध्यम से नहीं, ये ठेकेदार जो होते थे ना, उनके माध्यम से किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आदिवासी समूहों ने किन चीजों के खिलाफ बगावत किया था? तो ये कौन था? ये था आपका बदलते कानून और कर के खिलाफ। 1831 से 1832 में किस जनजाति ने बगावत किया था? तो आपको पता है इस समय कौन सा विद्रोह हुआ था? 1831 में आपको कौन सा विद्रोह देखने को मिलेगा? संथाल तो 55 है, इसमें कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, कोल विद्रोह। और उसके बाद से कि संथालों ने विद्रोह कब किया था? तो ये 1855-56 में किया था। ये आपका सही आंसर है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो मध्य भारत में जो बस्तर का विद्रोह है वो देखने को मिलता है आपको 1910 में। ऑप्शन नंबर बी। जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं, आप जरूर इसके जो आपके टाइम पीरियड है जरूर याद रखेंगे। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म आपको पता है, कहाँ नहीं, ये कब पूछ रहा है, कब हुआ है? तो ये 1870 के दशक के मध्य में हुआ है। बिरसा मुंडा के जो पिता है वो जीवन कैसा था? ये जीवन गरीब और मजदूरी करने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है 60 नंबर। बिरसा किस क्षेत्र के जंगल में बड़ा हुआ? तो ये छोटा नागपुर का जो जंगल था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। करा कि बिरसा मुंडा ने किन स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी? तो बिरसा मुंडा ने सरकारी स्कूल में नहीं की थी, इसमें मेरे ख्याल से क्रिश्चियन स्कूल में उन्होंने स्टार्ट किया था। आएगा मिशनरी स्कूल जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मिशनरी स्कूल में। मिशनरियों के अनुसार मुंडा समुदाय कब स्वर्ग का साम्राज्य पा सकता था? जब वे ईसाई बन जाए, क्योंकि वो कन्वर्ट कराना चाहते थे, जब वे ईसाई बन जाए। ऑप्शन नंबर ए। किशोर अवस्था में बिरसा मुंडा ने किन विचारों का प्रभाव पाया? ये पाया था धार्मिक और सामाजिक सुधार का। ऑप्शन नंबर ए। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं से क्या करने का आह्वान किया था? उन्होंने कहा, कृपया करके आप शराब पीना छोड़ दें और गांवों को साफ सफाई रखें। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छी बात है ये तो। बिरसा मुंडा किन किन के विरोधी थे? वे पहली बात मिशनरियों पे बिल्कुल इनका बनता नहीं था, और जो जमींदार थे उनसे भी नहीं बनता था। तो ऑप्शन नंबर ए। बिरसा ने अपने अनुयायियों से कब तक स्वर्ण युग पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था? ये किए थे 1895 में। आपको पता है इस समय विद्रोह भी हुआ था। अब ये कह रहा है 67 नंबर कि बिरसा के अनुसार सतयुग में मुंडा लोग कैसे जीवन जीते थे? ये जीवन जीते थे ईमानदारी और परिश्रम से। कह रहा है कि बिरसा आंदोलन का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो क्या था? इनका राजनीतिक उद्देश्य जो था वो मुंडा राज्य की स्थापना करना है। बिरसा को 1895 में किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो इनको दंगे फसाद के आरोप में, ठीक है ना, इनको दंगे फसाद के आरोप में। ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट आपके सामने है, कौन सा? कि बिरसा के अनुयायियों ने किन प्रतीकों को निशाना बनाया था? उन्होंने थाने को, चर्च को और महाजन की जो संपत्तियां थी उनको निशाना बनाया और उस पर आक्रमण किया। बिरसा मुंडा जो था उसका राज का प्रतीक क्या था? उस राज का प्रतीक था सफेद झंडा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सफेद झंडा। बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो कब होती है? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है सन 1900 में होती है। ऑप्शन नंबर ए। 72 के बाद हम आते हैं 73। अच्छा, लास्ट है इसमें 73। बिरसा आंदोलन के बाद औपनिवेशिक सरकार को क्या करना पड़ा था? इसमें भूमि सुरक्षा से जुड़े नए कानून बनाने पड़े थे। ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर है, कह रहा है कि बिरसा आंदोलन का दूसरा महत्व क्या था? वे आदिवासी अन्याय के विरुद्ध संगठित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। मैंने बोला है आपको 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट एमसीक्यू केवल चाहिए, या आपको इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, हैंड रिटन होगा ये दोनों मिल जाएगा। इसके लिए आपको 7905858205 पर आप व्हाट्सअप करें। क्या करें? व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं, व्हाट्सअप करें। और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें।